Hello Tech Deviants, welcome back on TechEd classes. So today we are going to learn about the flow of control and its types. एंड इनको हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके देखेंगे कि किसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं एंड विद एग्जांपल्स. सो अगर आपको इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. सो बेसिकली दीज आर ऑफ 3 टाइप्स: सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, सिलेक्शन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, एंड लास्ट है हमारा लूपिंग कंस्ट्रक्ट. सो वन बाय वन अब मैं बताता हूँ इनके बारे में कि सिक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है एंड सो ऑन. सो जैसे कि इसका नाम है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हमारे होते हैं वो एक लीनियर वे में रन होते हैं या फिर एक सीक्वेंशियल वे में रन होते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, सबसे पहले रन हुआ हमारा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3. इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम स्टेटमेंट 1 से हम डायरेक्टली स्टेटमेंट 3 पे पहुंच जाएं या 3 से 1 पे पहुंच जाएं. इसमें हम डायरेक्टली सीक्वेंस वाइज में हम लीनियर वे में अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं. तो जैसे कि अभी तक हम प्रोग्राम अपने बनाते आए हैं प्रीवियस वीडियोस में, उन सब में ही हमने क्या फॉलो करा है, सिक्वेंशियल वे फॉलो करा है. इसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट. तो सिलेक्शन स्टेटमेंट में हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, उनमें से हमारे लॉजिक को देखते हुए कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है एंड उसके अंदर जो भी हमने प्रोग्राम या लॉजिक लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है. सो यहाँ पे कुछ इसके टाइप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे आने वाले टाइम में यूज़ होगा बहुत ज़्यादा, या फिर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब भी ये आपके सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है. सो इसके टाइप्स होते हैं इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ एलिफ एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. जो यहाँ पे इफ एलिफ है, अदर लैंग्वेजेस में इसको इफ एल्स इफ भी कहते हैं, ELSEIF. ओके, सो कंफ्यूज मत होइएगा अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पे एल्स इफ यूज नहीं होता है, यहाँ पे एलिफ यूज होता है. सो इन सब को हम वन बाय वन देखने वाले हैं प्रैक्टिकली कि किसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं. लास्ट है हमारा लूपिंग कंस्ट्रक्ट, एंड ये हमारा क्या होता है कि जब भी हमें कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन या कोई एक लॉजिक या कोई एक स्टेटमेंट हमें मल्टीपल टाइम्स को प्रिंट करना है तब हम क्या यूज करते हैं, लूपिंग का यूज करते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे बहुत ज्यादा लेंथी प्रोग्राम्स को बहुत ज्यादा शॉर्ट कर देता है. वो इसलिए क्योंकि हमें बार बार अपने लॉजिक को लिखना नहीं पड़ता. इसके अंदर हमें सिर्फ खाली एक बार उस लॉजिक को लिखना है और कितनी बार हमें उसको रन कराना है या कितनी बार हमें उसको एग्जीक्यूट कराना है वो कंडीशन हमें इसके अंदर मेंशन करनी पड़ती है. तो ये जो कॉन्सेप्ट क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली उतनी बार हमारे लॉजिक को रन कराता है. सो लूपिंग हमारी 2 टाइप की होती है. यहाँ होती है फॉर लूप एंड वाइल लूप. अदर लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे डू वाइल एंड स्विच भी होता है, बट पाइथन के अंदर सिर्फ खाली फॉर एंड वाइल लूप ही होता है. ना अभी जो हमने थियोरेटिकल सारी चीजें देखी हैं, वन बाय वन मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ. सो लेट्स मूव टू द पाइचार्म. सो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ सिक्वेंशियल स्टेटमेंट के बारे में विद एग्जांपल. सो यहाँ पे मैं सपोज एक A+B का प्रोग्राम बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि सिक्वेंशियल स्टेटमेंट कैसे रन होता है. तो सपोज मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेता हूँ A एंड B, एंड उसको मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे देता हूँ, 10, 20 दे देते हैं. एंड हम क्या करते हैं, इन दोनों को रिजल्ट में कैलकुलेट कर लें. तो मैं करता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू A+B, एंड इसके बाद मैं रिजल्ट को सिंपली प्रिंट कर देता हूँ. एंड प्रिंट में हम क्या पास कर देते हैं, रिजल्ट को. और रिजल्ट को पास करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं. एंड रन करने के बाद देखें यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा 30 आ रहा है. सो जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टेप बाय स्टेप या फिर सिक्वेंशियल वाइज हमारा एग्जीक्यूट हुआ है. पहले हमारा क्या हुआ, A और B की वैल्यू असाइन हुई है यहाँ पे 10, 20, एंड इस लाइन को हम मल्टीपल असाइनमेंट भी कहते हैं क्योंकि हमने एक ही लाइन में A और B को 10 और 20 असाइन कर दिया है. इसको हम अलग अलग लाइन में भी कर सकते थे, A = 10 एंड B = 20, बट इस प्रोग्राम को शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट का यूज करा है. उसके बाद मैंने क्या करा है, रिजल्ट इज इक्वल टू A+B कर दिया है एंड मैंने इस रिजल्ट वेरिएबल को यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दिया है. सो यहाँ पे क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप चला, सेकंड चला एंड लास्ट में हमारा क्या चला, प्रिंट स्टेटमेंट. तो इसे हम कहते हैं सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कहीं पर भी जंप नहीं कर रहा है, कहीं पर भी फर्स्ट स्टेप से थर्ड स्टेप से फिफ्थ स्टेप कहीं पर भी नहीं जा रहा है. ये सिक्वेंशियल वाइज टॉप टू बॉटम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है. सो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स. सो अब इसके बाद आता है हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट, एंड सिलेक्शन स्टेटमेंट में सबसे पहला था हमारा इफ स्टेटमेंट. तो यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं, वो ये कि हमारा जो यूजर की एज है वो एलिजिबल है वोट देने के या नहीं है. ओके, सो यहाँ पे मैं पहले एक एज वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं उसको यूजर से इनपुट ले लेता हूँ इंट, एंड उसमें हम कहते हैं एंटर योर एज. सो आफ्टर गेटिंग द एज, अब हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है. कंडीशन ये लगानी है कि अगर एज जो है यूजर की, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल है 18 के, तो क्या है, वो एलिजिबल है वोट देने के. ओके, सो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ या फिर हम चेक लगाते हैं, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल 18 अगर है. ओके, सो यहाँ पे हम इफ के अंदर एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे
कोलन का यूज़ करना होता है। एंड इसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा देखिए इंडेंटेशन फॉलो होगा एंड इफ़ के अंदर हमारा थोड़े से स्पेस के बाद हमारा कर्सर ब्लिंक कर जाएगा। अब यहाँ पे मुझे अगर 18 या 18 से अबव हमारे यूजर की एज है तो हमें क्या प्रिंट करना है, पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। ओके, सो मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक केस और है कि अगर ये जो एज ग्रेटर देन इक्वल 18 है, अगर मैं इसको ब्रैकेट में भी मेंशन करता हूँ तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इन दोनों ही तरीकों से इनको मेंशन कर सकते हैं। तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, फिर देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। तो देखिए अभी मेरे से कह रहा है कि एंटर योर एज, और मैं यहाँ सपोज एज एंटर करता हूँ 24 एंड एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हुआ है हमारा एलिजिबल टू वोट। अब मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ और मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि अभी हमने इफ़ खाली यूज़ करा है, तो जो इफ़ एल्स है वो कहाँ पे काम में आने वाला है। तो मैं इसको अगेन रन कराता हूँ और रन कराने के बाद, और अब मैं यहाँ पे एज डालता हूँ 18 से कम, तो यहाँ पे मैं 16 डालता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे कुछ भी प्रिंट में नहीं मिलेगा। अब यहीं पे हमारा रोल आता है एल्स का, कि अगर मैं चाहता हूं कि भाई अगर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है तो क्या होना चाहिए, तब हम क्या यूज करते हैं, एल्स केस को यूज करते हैं। यहाँ पर आप एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि हम एल्स केस के अंदर हम कभी भी कंडीशन नहीं देते हैं। हम जब भी कोई कंडीशन देंगे वो हम इफ के अंदर ही देंगे। तो अब यहाँ पे जो भी हमारी कंडीशन अगर फेल होती है, मीन्स अगर हमारी एज जो है ग्रेटर देन इक्वल अगर 18 नहीं होती है तो क्या होना चाहिए, वो हम कहाँ मेंशन करेंगे, एल्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सिंपल पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि हमारी जो एज है यूजर की वो 18 से कम ही होने वाली है, तभी वो एल्स केस में एंटर करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट एलिजिबल टू वोट। सो नाउ अगेन हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं एंड प्रोग्राम को रन कराने के बाद अगेन अब मैं यहाँ पे 16 एज एंटर करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे हमें क्या प्रिंट हुआ है, नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इससे फ़ायदा ये है कि अगर हमारी इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ खाली इफ़ यूज़ करता है स्टेटमेंट तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता अगर हमारी इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती तो यहाँ पर तो हमने पहले एक कंडीशन के लिए यूज़ करा सिर्फ खाली इफ़। अगर हमारे पास दो कंडीशन है तो हमने क्या क्या यूज़ करा, इफ़ एंड एल्स। नाउ अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, मीन्स मोर देन 2 कंडीशंस हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, तब यहाँ पर हमारी पिक्चर में आता है एलिफ कॉन्सेप्ट। अब मैं एक और प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, जैसे कि हमारे रिजल्ट होता है उसके अंदर ग्रेडिंग सिस्टम होता है, स्टूडेंट के मार्क्स के बिहाफ पे हम ग्रेडिंग सिस्टम का एक लॉजिक या फिर एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सो ये है हमारा टेस्ट केस, या फिर इसको देखते हुए हमें अपना प्रोग्राम बनाना है कि अगर हमारे जो स्टूडेंट है उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन 85 है तो क्या ग्रेड आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर उसकी परसेंटेज 70 से 85 के बीच में है तो आ जाएगा बी, ऐसे 60 से 70 सी, अगर 45 से 60 है तो डी आ जाएगा, अदरवाइज उसका क्या ग्रेड आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कितनी कंडीशंस बनने वाली हैं। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास टोटल जो कंडीशंस बनने वाली हैं इस प्रोग्राम के अंदर वो 5 कंडीशंस बनने वाली हैं। तो आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक इफ़ यूज़ कर सकते हैं और एक ही एल्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमारी क्या हो गई, इफ़ कंडीशन हो गई है, एंड सबसे लास्ट कंडीशन जो है वो कौन सी कंडीशन हो गई है, एल्स कंडीशन हो गई है। तो उसके बीच में जितनी भी कंडीशंस हम लगाने वाले हैं वो किसके अंदर लगाने वाले हैं, एलिफ के अंदर लगाने वाले हैं। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा कि हमें कितने इफ़ लगाने हैं, कितने एल्स लगाने हैं, किसके अंदर कंडीशन लगानी है और किसके अंदर नहीं लगानी है। हमारे पास सिर्फ खाली एक ही केस है जिसके अंदर हमें कंडीशन नहीं लगानी होती है, वो है एल्स केस। एलिफ एंड इफ़ के अंदर हम अपनी कंडीशंस को यूज़ करते हैं। तो इसी को देखते हुए हम प्रोग्राम बनाते हैं कि हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र से उसकी परसेंटेज एक्सेप्ट कराते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज एक्सेप्ट कराने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ पर, एंड उसके बाद हम ले लेते हैं फ्लोट, क्योंकि हमारी जो परसेंटेज है वो फ्लोट के अंदर भी हो सकती है, अगर आप चाहें तो इंट भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ और इनपुट फंक्शन के अंदर हम एंटर कर देते हैं एंटर योर परसेंटेज। अब परसेंटेज एंटर कराने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, पहली कंडीशन लगानी है कि अगर यूज़र की जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 85 है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, ए प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ लगाता हूँ इफ़ चेक, और इफ़ चेक में हम क्या देते हैं, परसेंटेज ग्रेटर देन 85 अगर है, सिंपली हमारे पे क्या प्रिंट होना चाहिए, ए। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं ए ग्रेड। तो देखिए हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन इक्वल 85। तो यहाँ पे हमें दो कंडीशंस मैच करनी है कि भाई ग्रेटर देन 70 होना चाहिए एंड लेस देन इक्वल 85 होना चाहिए। तो उसके लिए अब नेक्स्ट केस है हमारा वो है एलिफ। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है एलिफ एंड जो हमारी कंडीशन है वो यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, परसेंटेज ग्रेटर देन अगर 70 है, एंड यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अगर आपको ऑपरेटर के बारे में नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके ऑपरेटर्स के बारे में पूरी डिटेल में
पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे एंड इसके बाद हम यूज़ करेंगे परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 85। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशन मैच कर ली हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल प्रिंट करना है ग्रेड बी। नाउ इसके बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशन है कि ग्रेटर देन 60 होना चाहिए एंड लेस देन इक्वल टू 70 होना चाहिए। तो वही चीज़ हम मेंशन करते हैं, एलिफ के अंदर हम मेंशन करते हैं कि परसेंटेज ग्रेटर देन 60 होनी चाहिए एंड हमारी क्या होनी चाहिए, परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 70 होनी चाहिए। एंड इसके बाद हम यहाँ पे कोलन लगाते हैं, कोलन के बाद हमें क्या प्रिंट करना है, सी ग्रेड लिख देते हैं। एंड इसके बाद हमारी 3 कंडीशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। नाउ सेकंड लास्ट कंडीशन हमारी बची है 45 वाली। तो 45 वाली कंडीशन भी लिख लेते हैं, एलिफ एंड एलिफ के बाद परसेंटेज ग्रेटर देन 45 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल 60 एंड कोलन लगाते हैं। कोलन लगाने के बाद एंटर करते हैं एंड प्रिंट में हम क्या डाल देते हैं, अपना डी ग्रेड। नाउ अब इसके बाद हमारी सिर्फ खाली लास्ट कंडीशन बची है एंड मैंने बताया लास्ट कंडीशन हमें किस में देनी है, एल्स केस में देनी है, क्योंकि हमारा ये बिल्कुल फाइनल स्टेप है। एंड अगर ऊपर में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा क्या ग्रेड मिलना चाहिए, उसे ई ग्रेड। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। तो अब हमारा ये प्रोग्राम बन चुका है और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको करते हैं शिफ्ट F10 एंड F10 करने के बाद देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एंटर योर परसेंटेज। तो सपोज मैं पहला ही केस टेस्ट करना चाहता हूँ, 85 से ग्रेटर देन हम देते हैं, तो यहाँ पे हम 90 देते हैं। तो हमें देखिए क्या प्रिंट हुआ है, ग्रेड ए। एंड ऐसे ही मैं सेकंड कंडीशन चेक करता हूँ एंड अगेन अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मैच करना है, ग्रेटर देन 70 होना चाहिए एंड लेस देन 85 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 75 एंटर कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो देखिए यहाँ पे आ गया है हमारा बी ग्रेड। अब मैं यहाँ पे लास्ट कंडीशन चेक करता हूँ सिंपली। तो यहाँ पे अगेन हम रन करते हैं एंड उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि अगर 45 से कम हमारे मार्क्स हैं या फिर परसेंटेज है तो हमें क्या मिलने वाला है, ग्रेड ई। तो मैं यहाँ पे 40 मार्क्स एंटर करता हूँ और देखिए हमें यहाँ क्या मिल गया है, ई ग्रेड मिल गया है। तो ये काफ़ी सिंपल है। अगर हमारे पास 2 कंडीशन से ज़्यादा कंडीशन अगर हमारे पास होती हैं तो हम उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, अपने एलिफ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है रियल लाइफ में। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को जो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है हम इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हम अपने मैथ्स में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, परसेंटेज जो वेरिएबल है वो हमारे बीच में आ गया है एंड इस वेरिएबल को हम क्या चेक कर रहे हैं कि 70 से बड़ा होना चाहिए एंड 85 या फिर 85 से छोटा होना चाहिए। तो हम सारी ही कंडीशंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इट्स अवर चॉइस कि हम ऑपरेटर के थ्रू करना चाहते हैं या फिर इस तरीके से जो मैथमेटिक्स का रूल है उसकी तरह करना चाहते हैं। सो इसको यूज़ करके भी हमारा सेम ही रिजल्ट आने वाला है। मैं इसको भी रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगेन हमारा देखिए कोई एरर नहीं आया है और मैं यहाँ पे एक कोई कंडीशन दे देता हूँ। सपोज मैं यहाँ दे देता हूँ 80 एंड प्रिंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, बी ग्रेड। तो ये वाला भी तरीका है इक्वेशंस लिखने का हमारा, अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस एक बार में लिखनी है तो। नाउ द फोर्थ टाइप इज नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड का मतलब होता है कि कंडीशन के अंदर कंडीशन देना। मीन्स जब आप आगे थोड़ी और चीज़ें पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आती हैं जिसके अंदर आपको कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करनी पड़ती है। तो उस केस में आपको नेस्टेड इफ एल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नेस्टेड इफ एल्स के अंदर हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसके अंदर हम चेक करेंगे जो भी नंबर यूज़र ने एंटर करा है क्या वो 0 है या वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। ओके, नाउ अब हम इसके लिए प्रोग्राम बनाने वाले हैं और इसमें हमारा काम आएगा नेस्टेड इफ एल्स। तो सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं यूज़र से। तो इनपुट ले लेते हैं हम यहाँ पे एंड इसके अंदर हम कह देते हैं एंटर द नंबर एंड इसके बाद हम लगाते हैं अपनी कंडीशन इफ़ जो भी हमने नंबर लिया है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो वो कहाँ आएगा, इस केस के अंदर आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने एक ही कंडीशन के अंदर 2 कंडीशन चेक करी हैं, या तो वो इक्वल होगा या फिर वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे हमें ये प्रॉपरली शो नहीं होगा कि वो 0 है या 0 से बड़ा है, बट हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि भाई वो इन दोनों कंडीशन में से किसी भी एक में लाई कर रहा है। बट मेरे को स्पेसिफिकली पता करना है कि वो 0 है या फिर वो 0 से बड़ा नंबर है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, अपना नेस्टेड कंडीशन को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इफ नम अगर डबल इक्वल 0 है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, हमारा नंबर इज 0। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, एल्स में जाएंगे हम एंड वहाँ प्रिंट कर देंगे नंबर इज ग्रेटर देन 0। नाउ हमारी ये 2 कंडीशन चेक हो चुकी हैं। अब हमारी थर्ड कंडीशन है जो कि हमें कहाँ पास करनी है, एल्स के अंदर पास करनी है, क्योंकि हमारी आखिरी कंडीशन बची है। हमने पॉजिटिव भी चेक कर लिया है एंड 0 भी चेक कर लिया है। तो हमारी लास्ट कंडीशन बचती है वो है हमारी नेगेटिव कंडीशन। तो अगर इस कंडीशन में से वो फेल हो जाता है
तो एट दी एंड वो क्या बचता है हमारा, नेगेटिव नंबर ही बचता है। तो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट कर देते हैं अपना नंबर इज़ नेगेटिव। ओके, सो अब हम इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे हम कोई सा भी नंबर दे देते हैं, पहले हम देते हैं 0 और एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आया है, नंबर इज़ 0। अगेन हम इसको रन कराते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं पॉजिटिव नंबर के लिए, और मैं यहाँ पे सपोज दे देता हूँ 11 एंड एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमारा पॉजिटिव नंबर हो गया। नाउ अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे नेगेटिव नंबर के लिए, हम अगेन रन कराते हैं एंड यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई -14 और एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर इज़ नेगेटिव। तो ये था हमारा नेस्टेड तरीका जो हमने यूज़ करा है। इफ़ के अंदर हमने यहाँ पे एक और इफ़ एल्स लगाया है। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमने इफ़ के अंदर ही इफ़ एल्स लगाना है, हम यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस होते हैं जो हम एल्स के अंदर भी हमें इफ़ एल्स या फिर नेस्टेड इफ़ एल्स लगाना पड़ जाते हैं। वो हमारे लॉजिक के ऊपर है, हमारे कंडीशंस के ऊपर है कि हमें कितना कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना है। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ़ एल्स। ना एक चीज़ और आती है कि हमें अगर यहाँ पे इसके साथ ही साथ नंबर भी प्रिंट कराना है कि यूज़र ने क्या नंबर एंटर करा था, तो सिंपली हमारी जो वैल्यू आ रही है वो किसके अंदर आ रही है, नम के अंदर आ रही है। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे नम वेरिएबल पास कर देना है। तो मैं यहाँ पे सब जगह नम वेरिएबल पास कर देता हूँ ताकि जो स्टेटमेंट के साथ साथ हमारा वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट हो जाए। तो मैं एक बार रन करा के दिखाता हूँ सिर्फ एक केस के लिए हमारा। तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कराता हूँ 25 एंड एंटर करा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 एंड नंबर क्या है हमारा 25। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेक्शन स्टेटमेंट एंड हमने सारे के सारे सिलेक्शन स्टेटमेंट देख लिए हैं। और इन्हीं सिलेक्शन स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए काफ़ी कॉम्प्लेक्स चेक्स लगाए जाते हैं जब आप बड़े प्रोग्राम्स या फिर एप्लीकेशंस बनाते हैं तब ना। इसके बाद हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा लूपिंग या फिर इटरेशन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, लूपिंग के अंदर क्या होता है, अगर हमें कोई एक लॉजिक मल्टीपल टाइम्स रन कराना होता है या फिर कोई फिक्स्ड इंटरवल तक हमें चलाना होता है तो हम यूज़ करते हैं लूपिंग को। सो यहाँ पे हम पहला लूप देखने वाले हैं, वो है हमारा फॉर लूप। तो जब भी हम लूप चलाते हैं उसके अंदर 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है इनिशियल वेरिएबल एंड सेकंड होती है हमारी यहाँ पे कंडीशन, जिसके बिहाफ पे हमें पता चलता है कि हमें कहाँ तक अपने लूप को चलाना है। अगर हम कंडीशन नहीं देंगे तो हमारा लूप इनफाइनाइट चला जाएगा और वो कभी भी वो रुकेगा नहीं। थर्ड होता है हमारा उसका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, को हम अपडेशन भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी 3 कंडीशंस होती हैं हमारे लूप को चलाने के लिए। लेकिन पाइथन के अंदर हमारे कंट्रोल के अंदर सिर्फ खाली 2 चीज़ें होती हैं, वो होती है एक इनिशियल वेरिएबल और एक होता है हमारा कंडीशन। जो अपडेशन होता है वो हमारा लूप ऑटोमेटिकली खुद ही करता है। ये मैं सिर्फ खाली बात बता रहा हूँ आपको फॉर लूप की, वाइल लूप थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका बेसिक प्रोग्राम कि सपोज हमारे पास एक लिस्ट है वेरिएबल के अंदर। सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ डेटा एंड उसके अंदर हम एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट में हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ ले लेते हैं 10, 20, 30 एंड 40। नाउ अब मेरे पास 4 वैल्यू हैं हमारे इस डेटा वेरिएबल के अंदर और मैं इन चारों वैल्यूज़ को एक बार में प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो वो किस तरीके से होगा, हमें यूज़ करना है फॉर। तो यहाँ पे फॉर एक रिजर्व वर्ड है जो हमारा यूज़ होता है लूपिंग के लिए, फॉर। और सबसे पहला मैंने कहा आपको कि भाई हमें क्या देना होता है, इनिशियल वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें कोई सा भी वेरिएबल देना है, तो मैं यहाँ पे आई दे देता हूँ और ये इस वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारी चॉइस है। अब यहाँ पे हम एक मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करते हैं इन, और किसके अंदर हमें चेक करना है, डेटा के अंदर। तो ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन कहती है कि भाई फॉर आई इन डेटा, तो जो भी डेटा के अंदर वैल्यू है वो 1 बाय 1 क्या करो, आई के अंदर भेजते जाओ और जो भी हमने फॉर के अंदर लॉजिक लगाया है उस पर काम करते रहो। तो सबसे पहली वैल्यू आई के अंदर क्या आई है हमारी, 10 आएगी, देन आएगी 20, देन 30, देन 40। तो अब मैं इसी वैल्यू को प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कराता हूँ आई और हम इसके बाद इसको एग्जीक्यूट कराते हैं प्रोग्राम को। और प्रिंट कराने के बाद देखें यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, 10, 20, 30 एंड 40। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपडेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है, अभी हमें यहाँ पे अपडेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैंने क्या करा, डायरेक्टली एक वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यूज़ ली और उस वेरिएबल को मैंने अपने फॉर लूप के अंदर पास करा और ये जो इनिशियल वेरिएबल था ये हमारा ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यूज़ को आगे बढ़ाता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इनिशियल वेरिएबल तो आई था, हमारी कंडीशन क्या थी, ये डेटा। जब तक इसके अंदर डेटा है तब तक हमारी ये वैल्यूज़ को प्रिंट करता रहेगा और जैसे इसके अंदर डेटा कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हमारा लूप रुक जाएगा। सो ये तो था फर्स्ट केस जिसके थ्रू हम अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। नाउ अब हम एक एग्जांपल और यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम अपने स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, एक फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ एंड फॉर आई इन, यहाँ पे मैं सिंपली पास करता हूँ
वारिस जमाल, एंड अब मैं इस डेटा को सिंपली प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई को प्रिंट करा देते हैं एंड मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है, यहाँ पे देखिए वारिस प्रिंट हो गया है एंड यहाँ पे जमाल प्रिंट हो गया है विद स्पेस। तो हमारे इस फॉर लूप का काम ही ये है कि हम जो भी डेटा इसके अंदर पास करेंगे वो हमारा स्टेप बाय स्टेप या फिर वन बाय वन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करा देगा। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू को पास नहीं कर सकते जहाँ पे हमने कंडीशन दी है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नम, और नम के अंदर हम दे देते हैं 10 एंड मैं इस वारिस जमाल की जगह पास कर देता हूँ नम, एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एरर आ जाएगा। वो एरर क्या है ये देखिए, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। इटरेबल का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ खाली एक ही वैल्यू है और हम इसको बार बार प्रिंट नहीं करा सकते क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दी है। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारे कोई भी इंटीजर वैल्यू को रन नहीं करा सकता। नाउ अब मैं एक और बेसिक प्रोग्राम बनाता हूँ इवन नंबर के लिए। तो यहाँ पे हम इवन नंबर के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसमें हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं नम, एंड यहाँ पे हम लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट में हम 1 से लेके 6 तक का डेटा लिख लेते हैं ताकि हम इसके अंदर जितने भी इवन नंबर हैं सिर्फ खाली वो पता चल जाए। तो आई होप आप लोगों को इवन नंबर का लॉजिक पता होगा कि क्या होता है। मेनली इवन क्या है कि जो नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड होंगे और उनका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, तभी हम उनको क्या कहलाएंगे, इवन कहलाएंगे। तो रिमाइंडर जब भी हमें चेक करना होता है तो हम यूज़ करते हैं मोड। तो सबसे पहले तो मेरे को इन सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 चेक करना है। तो जब भी मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं और 1 बाय 1 मुझे इनको एक्सेस करना होता है, तब मैं क्या यूज़ करता हूँ, फॉर आई इन, और यहाँ पे हमें क्या पास करना है, नम, जैसे कि अभी हमने ऊपर काउंट करा था बिल्कुल सेम वैसे ही। अब मुझे क्या करना है, नम के अंदर हैं ये सारी वैल्यूज़ एंड ये सारी वैल्यूज़ 1 बाय 1 हमारे किसके अंदर आ रही हैं, आई के अंदर। तो हमें चेक करना है आई की जो पहली वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इस 1 को पहले चेक करना चाहता हूँ क्या ये इवन है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, चेक करने के लिए मैंने अभी बताया आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट। सबसे पहले मुझे यूज़ करना है इफ़ के आई जो भी वैल्यू है वो अगर मोड 2 डबल इक्वल 0 के है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा इट इज़ इवन नंबर। और मुझे नंबर भी प्रिंट कराना है तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूँ, आई। तो देखिए अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे जितने भी इवन नंबर्स थे 2, 4 एंड 6 यहाँ पे वो प्रिंट हो चुके हैं। जितने भी ऑड थे वो हमारे प्रिंट नहीं हुए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी एल्स केस नहीं लगाया है। अगर मैं यहाँ पे एल्स केस लगाता तो क्या होता है, जो भी कंडीशन इसमें से फॉल्स हो रही होती वो सारी की सारी कहाँ चली जाती, एल्स केस के अंदर, और उसके साथ ही साथ हमारा क्या प्रिंट हो जाता, ऑड नंबर्स भी प्रिंट हो जाते। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैं एल्स दे देता हूँ और एल्स के अंदर हम सिंपली प्रिंट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम पास कर देते हैं इट इज़ अ ऑड नंबर। एंड अब मैं इसको अगेन रन कराता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा इवन और ऑड नंबर्स दोनों ही हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए पहला 1 जो है हमारा ऑड है, फिर 2 इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड एंड लास्ट में फिर इवन। तो जो भी कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो रही थी वो हमारी कहाँ पे आ रही है, एल्स केस में आ रही है। तो ये है काम हमारा फॉर लूप का। अब इसके अंदर फॉर लूप के अंदर एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेंज फंक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि अभी हमने देखा कि भाई हमारे पास कुछ लिमिटेड डेटा है और हम उसी लिमिटेड डेटा पे काम कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि 1000 टाइम्स हमारा ये लूप चले तो मुझे उसके लिए नंबर्स देना होंगे। और मैंने अभी आपको दिखाया है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे नम इज इक्वल टू 10 या फिर नम इज इक्वल टू 20 नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रेंज फंक्शन का। तो यहाँ पे जो रेंज फंक्शन होता है उसके अंदर हम 3 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, कि हमारी जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाली है। सेकंड होता है हमारा एंडिंग पॉइंट, एंड थर्ड होता है हमारे इसके स्टेप्स, मीन कितने स्टेप्स के बाद की वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है। तो इसके अंदर हमारे 3 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड स्टेप। ये हमारे ऊपर है हम इन तीनों में से कौन से स्टेप को प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें देना ही पड़ता है। हम यहाँ पे एंडिंग और स्टेप को स्किप कर सकते हैं, बट हमें स्टार्टिंग पॉइंट देना जरूरी है, मीन्स हमें एक वैल्यू देना जरूरी है। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर आई इन रेंज, एंड रेंज में मैं पास कर देता हूँ सपोज 10, एंड अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, सिंपल प्रिंट में डाल देता हूँ आई। तो जब मैं यहाँ पे एक वैल्यू पास करता हूँ 10, तो इंटरनली क्या करता है हमारा रेंज फंक्शन, ये लिस्ट बनाता है कहाँ से, 0 से स्टार्ट करके 0 से लेके
9 तक की। तो अगर मैं इसकी काउंटिंग करी तो ये हमारे 10 टाइम्स ही चलेगा, बट जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका बाय डिफॉल्ट क्या ले लेता है, ये 0 से ले लेता है। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो देखिएगा हमारी जो सीरीज है वो 0 से लेकर 9 तक ही प्रिंट होने वाली है। नाउ अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे हमेशा हमारा जो भी डिजिट थी वो हमारी 0 से स्टार्ट होने वाली थी, बट अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, अपना स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट भी मेंशन कर सकता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, 1 से मेरे लूप स्टार्ट होना चाहिए एंड कहाँ तक एंड होना चाहिए, 10 तक खत्म होना चाहिए। तो 10 तक खत्म होने के लिए ये कहाँ तक चलता है, अगर मैं जो भी एंडिंग पॉइंट देता हूँ उसमें से ये कहाँ तक चलता है, n-1 तक। तो n-1 का मतलब है 11-1, तो ये कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 10 तक चलेगा। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा कि रेंज फंक्शन के अंदर जो हमारा नंबर होता है उसमें से एक कम तक ही हमारा लूप चलता है। जैसे कि हमने इससे पहले 10 दिया था तो हमारा कहाँ तक चला था, 9 तक चला था। ऐसे ही अब यहाँ पे मैंने 1 से लेके 11 दिया है तो ये कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा। 11 में से ऑटोमेटिकली -1 हो जाएगा। तो मैं अगेन इस लूप को चलाता हूँ और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो देखें यहाँ पे हमारा 10 पे एंड हुआ है एंड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 पे स्टार्ट हुआ है। तो इस बार हमारा 0 इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से दिया है, 1 से दिया है। तो ये है हमारा रेंज के 2 पैरामीटर्स। नाउ थर्ड पैरामीटर पे आते हैं, स्टेप्स, कि हमें कितने स्टेप्स की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे कॉमा देके मैं चाहता हूँ कि भाई 1 से लेके 10 तक के हर दूसरी वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो हर दूसरी वैल्यू का मतलब है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, मीन्स हर सेकंड स्टेप वाली वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो अब हम देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। मैं इसको फिर से F10 से रन करा के एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो देखिए पहली वैल्यू क्या थी, 1। अब 1 से हमने स्टार्टिंग करी अपनी सीरीज, तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या होगी, 2 को इसने स्किप करा, थर्ड प्रिंट करा, फोर्थ को इसने स्किप करा, फिफ्थ प्रिंट करा, सिक्स्थ को इसने स्किप करा, सेवन्थ, एंड लास्ट में हमारा 9। तो इस तरीके से हमने क्या कहा इससे कि भाई हर सेकंड वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है। तो इसलिए इसने जो बीच में जो वैल्यू पढ़ रही थी उसने उसको क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हमारे इसके अंदर यूज होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड हमारा स्टेप्स। ना इसके बाद एक पॉइंट और रहता है, वो है हमारा इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू का। तो जैसे कि अभी हमने डेटा टाइप्स के टाइम पे भी देखा है कि हमारे जो वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव में भी रन कराती हैं इंडेक्स वैल्यूज़। तो जैसे कि हम 0 से लेकर 9 तक चल रहे हैं, वैसे ही हमारा -1 से लेकर -8 तक या 9 तक भी हमारी सीरीज चलती है। तो ऐसे ही अगर हमें नेगेटिव में वैल्यू इसको प्रिंट करानी है या फिर देखनी है तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 0, -9, -2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया 0, एंडिंग पॉइंट दिया -9 एंड इसके अंदर स्टेप्स हमने कितने दिए हैं, -2, मीन्स हर सेकंड वैल्यू को प्रिंट कराएगा। तो मैं अब रन कराता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहले 0 प्रिंट हुआ, 0 के बाद -1 को इसने स्किप करा है, -2 आया, -4, -6 एंड -8। तो ये है तरीका नेगेटिव वैल्यूज को प्रिंट करने का। नाउ इसके बाद आता है हमारा वाइल लूप। ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है जब आपको मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाने होते हैं या फिर आपको प्रोजेक्ट्स जब बनाने होते हैं, तब आपका वाइल लूप यूज होता है। नाउ अगेन इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है कि इसके अंदर पहला वेरिएबल होता है इनिशियल वेरिएबल, सेकंड होती है इसके अंदर कंडीशन एंड थर्ड होता है इसमें अपडेशन। तो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वाइल लूप को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना जो नाम है वो मैं 5 बार प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा कि हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू देना पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ नम और मैं उसके अंदर इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 1। एंड अब मेरे को यूज़ करना है वाइल रिजर्व वर्ड। वाइल के बाद मुझे लगानी है कंडीशन। तो पहला हमारा क्या था, ये था हमारा इनिशियल वेरिएबल। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, वाइल के अंदर लगानी है कंडीशन। कंडीशन क्या है, जो नंबर है वो हमारा कहाँ तक चलना चाहिए, <= 5 तक, क्योंकि मुझे 5 बार अपना नाम प्रिंट कराना है इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल भी लगाया है। अगर मैं <= ही लगाता सिर्फ खाली तो हमारी 1 से लेके 4 तक की ही काउंटिंग या फिर जो नेम था या फिर जो लूप था वो हमारा चलने वाला था। अब मैं यहाँ क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, सिंपल अपना नेम प्रिंट कराना चाहता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ वारिस एंड जमाल। नाउ ये तो थी 2 कंडीशन, हमने लिख लिया इनिशियल वेरिएबल एंड हमारी ये क्या थी, कंडीशन। नाउ अब हमारे पास थर्ड चीज़ जो बची है वो क्या है हमारा, इसमें अपडेशन। मीन्स मैं चाहता हूँ 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड 4 के बाद 5। मीन्स हमारा जो लूप है ये आगे कंटिन्यू चलता रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, इंक्रीमेंट करना होता है। और इंक्रीमेंट मुझे किसका करना है, अपने नंबर का। पहला वैल्यू है ये एंड लास्ट कंडीशन है ये। तो इसकी जो बीच की कंडीशन है उसको चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, num = num + 1। तो ये क्या करेगा, मेरा num की वैल्यू को ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा। जितनी बार ये चलेगा उतनी बार हमारा लूप अपडेट होता रहेगा।
तो मैं पहले इसको रन करा के दिखाता हूँ, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें। तो देखिए हमारा जो लूप है वो चला है हमारा 5 टाइम्स, और यहाँ पे मेरा जो नाम है वो 5 बार प्रिंट हो चुका है। तो अब ये हुआ कैसे ये देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नम की वैल्यू क्या थी, 1 थी। यहाँ पे आया नम की वैल्यू चेक हुई कि भाई 1 लेस देन इक्वल 5 है या नहीं है। कंडीशन है ट्रू, ट्रू होते ही नीचे आया और इसने क्या प्रिंट कर दिया, वारिस जमाल। नीचे आता है फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में, तो क्या होता है, इसको मिलता है नम प्लस 1। नम की पुरानी वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 में प्लस 1 हुआ तो 2 हो गया है। तो नम की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई है, अब यहाँ पे 2 हो गई है। अगेन अब ये ऊपर गया, यहाँ पे इसने अगेन चेक करा नम लेस देन इक्वल 5 है या नहीं है। तो अब नम की वैल्यू अपडेटेड क्या थी, यहाँ पे 2 थी। ये यहाँ पर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये वापस यहाँ पर नहीं जाएगा, ये अगेन इस वाइल लूप के अंदर ही चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारी नम की वैल्यू हो गई थी 2 लेस देन इक्वल 5 है, बिल्कुल सही है। अगेन हमारा नाम प्रिंट कर देगा, एंड प्रिंट करने के बाद अगेन यहाँ पे नम की वैल्यू थी 2 प्लस 1 अब क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। तो नम की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई है, 3। अगेन यहाँ पे चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल 5 है या नहीं है। अगेन ट्रू है तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, वारिस जमाल। इस तरीके से ये 5 टाइम्स मेरा जो नाम है वो प्रिंट करता रहेगा। सो ये है हमारा वाइल लूप बेसिक। इस वाइल लूप के साथ एक ऑप्शनल केस भी होता है कि अगर जब ये वाइल लूप हमारा फेल हो जाए या फिर स्टॉप हो जाए उसके बाद क्या होना चाहिए, तो हम उसके साथ ही साथ यहाँ पे एल्स केस भी दे सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वर्क करेगा हमारा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लूप एंड्स, एंड मैं अगेन यहाँ पे रन कराता हूँ इसको। तो देखिए पहली बार मेरा लूप चला 5 बार और लास्ट में क्या प्रिंट हो गया है, लूप एंड्स प्रिंट हो गया। तो मैं अगर कोई मैसेज छोड़ना चाहता हूँ अपने लूप के बाद तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, एल्स को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये तो था हमारा फाइनाइट लूप के लिए, मीन्स वाइल लूप हमारा कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस तक चल रहा है। एक केस और होता है कि हमारा लूप जो होता है कई बार इनफाइनाइट चला जाता है। इनफाइनाइट तब जाता है कि जैसे हमने कोई उसको रोकने की कंडीशन दी ही नहीं है, हमने उसको कुछ बताया ही नहीं कि भाई कहाँ पे रुकना है। तो वो कंडीशन अगर होती है, सपोज मैं यहाँ पे इस लाइन को हटा देता हूँ, मीन्स इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है, नम की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी यहाँ पे और वो हमेशा ट्रू ही होती रहेगी, तो क्या होगा, वो ये जो लूप है वो चलता ही रहेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होगा। मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो देखिएगा मेरा लूप जो है नीचे आपको दिख रहा होगा, ये एग्जीक्यूट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। ये जब तक होता जाएगा जब तक हमारा ये मेमोरी को फुल ना कर दे। तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन होती है, ये आपके प्रोग्राम में नहीं आनी चाहिए कभी भी। तो देखिए अगर आप इस ऐसी कंडीशन में कहीं फंसते हैं तो आपको ये जो प्रोग्राम है ये बंद करना पड़ेगा, या फिर उसका जो टर्मिनेशन है वो बंद करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो लूप है वो रुकेगा। तो इनफाइनाइट कंडीशन का आपको बहुत ध्यान रखना है कि वो ना करो। ओके, तो यहाँ पे हमने सीखे बेसिक फॉर एंड वाइल लूप, एंड उनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम जैसे हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा, वैसे ही हम यहाँ पे लूपिंग को भी नेस्टेडली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप आने वाले टाइम में देखने वाले हैं, मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे कि हमारे होते हैं पैटर्न प्रिंटिंग, जिसके अंदर हमें स्टार प्रिंट कराने होते हैं, ABCD प्रिंट करानी होती है किसी पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर। तो उस चीज़ को या उस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाइल लूप या फिर फॉर लूप, और वो भी हम नेस्टेड फॉर्म में यूज़ करना पड़ता है, मीन्स वाइल के अंदर भी वाइल लगाना पड़ता है। सो ये था हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ, एंड आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी आपको कोई डाउट रह जाता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम ID है tacket_। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।